नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो यूरोप का जो FCAS प्रोग्राम है, यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें फ्रांस और जर्मनी मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते थे, उसमें अब काफ़ी कन्फ्यूज़न आ गया है। जनवरी 2026 तक जो अगला डेवलपमेंट फेज़ फाइनल होना था वो डेडलाइन निकल चुकी है और दोनों कंट्रीज़ किसी क्लियर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई। ऑफिशियली कोई ये नहीं बोल रहा कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि चीज़ें काफ़ी अनस्टेबल हो चुकी हैं। इस डिले के बाद जर्मनी ने एक स्मार्ट मूव लिया है। जर्मनी ने बैकअप के तौर पर सैब के साथ हाई लेवल बातचीत शुरू कर दी है। सैब ऑलरेडी अपने फ्यूचर फाइटर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, जिसे जनरली एफ सीरीज कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस और सैब के बीच डिस्कशन चल रही हैं ताकि अगर फ्रांस के साथ FCAS आगे नहीं बढ़ता तो जर्मनी के पास एक प्लान भी रेडी रहे। FCAS प्रोजेक्ट शुरू से ही प्रॉब्लम से भरा रहा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच बार बार झगड़ा होता रहा कि कौन लीड करेगा, कौन सा काम किस कंपनी को मिलेगा, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके पास होगा। हर डेडलाइन के साथ ये डिफरेंसेस और ज़्यादा गहरे होते गए। अब जो जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस हुई है, उसने जर्मनी को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म चलना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है इंडिया। सोर्सेस के मुताबिक जर्मनी ने ये आइडिया एक्सप्लोर किया है कि अगर FCAS फेल होता है और सैब के साथ नया प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो इंडिया को फ्यूचर पार्टनर या कम से कम ऑब्जर्वर के रूप में इंक्लूड किया जा सकता है। 6th जनरेशन फाइटर बनाना बहुत महंगा होता है और स्वीडन इतने लार्ज नंबर ऑर्डर नहीं दे सकता कि प्रोग्राम फिनेंशियली वायबल हो। जर्मनी को एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो बड़े ऑर्डर दे सके, डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर कर सके और इंडस्ट्री लेवल पर भी स्ट्रांग हो। इंडिया इस मामले में परफेक्ट फिट दिखता है क्योंकि आने वाले 20 से 25 सालों में इंडिया को हंड्रेड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर चाहिए होंगे। MiG-29, मिराज 2000, जगुआर और आगे जाकर SU-30 MKI जैसे फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए। पर अभी कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि जर्मनी खुद डिसाइड नहीं कर पाया है कि FCAS को बचाया जा सकता है या नहीं। अगर फ्रांस और जर्मनी लास्ट मोमेंट पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो FCAS चल सकता है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप टूट जाती है तो जर्मनी सैब के साथ F सीरीज़ को फास्ट ट्रैक करेगा और उस स्टेज पर इंडिया जैसे ग्लोबल पार्टनर को सीरियसली इन्वाइट किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो संडे को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड की एक बिल्कुल मॉडर्न ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। इस फैसिलिटी में 30 mm एमुनिशन के साथ साथ गाइडेड पिनाका रॉकेट बनाए जाएंगे, जिनकी रेंज 75 किलोमीटर तक जाती है और एक्यूरेसी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस इनॉग्रेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट तब आया जब राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट का पहला एक्सपोर्ट बैच फ्लैग ऑफ किया, जो आर्मेनिया जा रहा है। ये डील लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल इंडिया ने आर्मेनिया को अनगाइडेड पिनाका रॉकेट सप्लाई किए थे, लेकिन अब गाइडेड वर्जन का एक्सपोर्ट एक क्लियर अपग्रेड माना जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने सोलर डिफेंस के काम की ओपनली तारीफ की और उनके लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र का भी जिक्र किया, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज हुआ था। उन्होंने बताया कि नागास्त्र के और एडवांस्ड वर्जन भी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादा रेंज, ज़्यादा इंडोरेंस और इसके अलावा और प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। राजनाथ सिंह ने भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम पर भी बात की, क्योंकि आज के टाइम में ड्रोन्स एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं और भार्गवास्त्र जैसे लेयर्ड और मॉड्यूलर सिस्टम बैटलफील्ड और क्रिटिकल इंस्टॉलेशन की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नागपुर की ये फैसिलिटी आत्मनिर्भर भारत का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। यहाँ एडवांस ऑटोमेशन, प्रीसाइज मशीनिंग और स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स के साथ हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया अब अपनी ज़रूरत के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी भी इजरायली आइस ब्रेकर स्टिल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को सीरियसली देख रही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नेवी इस मिसाइल को अपने MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर के लिए एवोल्यूट कर रही है। जब इंडिया ने 24 MH-60R हॉक्स खरीदे थे
तब उनके साथ स्टैंडर्ड वेपन आए थे, जैसे हेलफायर मिसाइल्स और MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडोज। वर्ल्ड वाइड इन हेलीकॉप्टर के साथ कोंग्सबर्ग का नेवल स्ट्राइक मिसाइल भी इंटीग्रेटेड होता है और US नेवी यूज़ करती है, लेकिन इंडिया ने उस ऑप्शन को तब चूज़ नहीं किया था। नेवल स्ट्राइक मिसाइल टेक्निकली अच्छा मिसाइल है, हेलीकॉप्टर फ्रेंडली भी है, लेकिन किसी वजह से इंडियन नेवी ने उसे इंडक्ट नहीं किया था। अब आइस ब्रेकर का इंडियन एयरफोर्स के लिए क्लियर होने के बाद नेवी को लग रहा है कि एक नया विंडो ओपन हो गया है। आइस ब्रेकर को राफेल ने शुरू से ही हेलीकॉप्टर और लाइट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया है। इसका वेट लगभग 400 किलो के आसपास है, जो MH-60R के पेलोड लिमिट के अंदर कंफर्टेबली फिट हो जाता है। मतलब इंटीग्रेशन के लिए हेलीकॉप्टर में कोई एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर इंडिजिनस ऑप्शन से कंपेयर करें तो DRDO का नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है और वो 600 किलो से ज़्यादा हैवी है। हेलीकॉप्टर के लिए वो प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बनता, बट DRDO का NASM-SR एक अच्छा शॉर्ट रेंज सॉल्यूशन है, जो लगभग 50 किलोमीटर रेंज और अप्रॉक्स 380 kg वेट के साथ हेलीकॉप्टर के लिए सुटेबल है। नेवी का आइडिया ये है कि फ्यूचर में NASM-SR और आइस ब्रेकर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक क्लोज फाइट के लिए और एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के लिए। अगर MH-60R पर आइस ब्रेकर आ जाती है तो इंडियन नेवी की ऑपरेशनल थिंकिंग ही चेंज हो सकती है। फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट से उड़ने वाले सी हॉक्स दूर से ही एनिमी शिप पर स्ट्राइक कर सकेंगे। सोर्सेस के मुताबिक जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स आइस ब्रेकर इंडक्शन के साथ आगे बढ़ रही है, नेवी का इंटरेस्ट भी मोमेंटम पकड़ रहा है। अगर फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो आइस ब्रेकर MH-60R के लिए प्राइमरी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल बन सकती है, नेवल स्ट्राइक मिसाइल के गैप को फिल करते हुए। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।